हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल साइन आर्ट क्लासेस करौदी कला में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो विज्ञान की सीरीज चलाई थी, आज उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जो भी वीडियो बनाया गया होगा हिंदी की, मैथ की और विज्ञान की, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं इस वर्ष, इसी के हम लोग देखकर वीडियो बनाए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए करिए, कमेंट कर दिए करिए। जो भी समस्याएं आपको लगे वो भी कमेंट करके बता दिए करिए, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आप लोगों को बता दें दूसरा जो लेसन है इसमें, जैसे आप लोगों को हम बताए थे बेकिंग पाउडर तो आज बताएंगे ही, जैसे आपको बता चुके हैं व्यंजक चूर्ण का, और आप लोग बता चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा जो आज बताएंगे। इन तीनों में से 100% कोई ना कोई एक आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, ये समझ लीजिए, फिक्स है, पक्का आता है, हर साल आता है, एक तो जरूर आएगा। देखिए अब इसमें प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, इसका जिसका क्या नाम साधारण खाने का भी सोडा है, का रासायनिक नाम लिखिए, रासायनिक नाम बताना है, एवं उसका अणुसूत्र क्या है, उसका अणुसूत्र बनाना है, इसके बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि बतानी है, और दो भौतिक गुण लिखना है। उसके क्या लिखना है? दो भौतिक गुण लिखना है तथा दो रासायनिक गुण लिखना है, समीकरण देते हुए लिखना, मतलब उनका समीकरण लिखना है, हमको रासायनिक समीकरण देना लिखना है, और इसके बारे में हम लोग को समझना है। चलिए ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है इस पर चलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। देखिए बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसका एक नाम और भी साधारण नाम है, आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, या आप इसको कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या क्या कह सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए इसके नाम से आप लोगों को फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखने से आप लोग को थोड़ा सा जो फार्मूला इसका और आसानी से आप लोग को पता लग जाएगा, क्योंकि सोडियम का मतलब Na, हाइड्रोजन का मतलब H, और कार्बोनेट का मतलब आप लोग समझे होंगे CO3। तो इससे आप लोग इसका अणुसूत्र भी आप लोग आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो अगला हम लोग लिखेंगे सोडियम खाने के सोडे का या बेकिंग पाउडर का क्या लिखेंगे? अणुसूत्र। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र आप लोग को नाम से ही देखिए पता लग जा रहा होगा। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3। इसको आप चाहे बेकिंग पाउडर कहिए, या आप क्या कह सकते हैं खाने का सोडा भी कह सकते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हो? खाने का सोडा। खाने का सोडा, जिसको हम लोग अपने भाषा में मीठा सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसका रासायनिक नाम और इनका अणुसूत्र। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए। इसका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो देखिए आप लोग को रासायनिक नाम अणुसूत्र तो हो गया। अब हमको बताना है इसके बनाने की विधि। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की बनाने की विधि में हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन लेते हैं, और इसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का जलीय विलयन लेंगे, वो भी कैसे विलयन लेंगे? सांद्र विलयन लेंगे, और उसमें क्या करेंगे? CO2 गैस की अधिकतम मात्रा प्रवाहित करेंगे। मतलब CO2 गैस अधिकतम मात्रा जब प्रवाहित करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसमें हम लोग चलते हैं। तो हम लोग बनाने की विधि लिखते हैं, बेकिंग पाउडर की बनाने की विधि। बेकिंग पाउडर की बनाने की विधि, बनाने की विधि। बेकिंग पाउडर के बनाने की विधि। देखिए, बेकिंग पाउडर के बनाने की विधि में हम लोग लिख सकते हैं जब सांद्र NaOH के जलीय विलयन में, जब सांद्र NaOH के जलीय विलयन में CO2 गैस की अधिकतम मात्रा प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस की अधिकतम मात्रा प्रवाहित करते हैं तो हमें खाने का सोडा प्राप्त होता है, खाने का सोडा प्राप्त होता है। मतलब कहने क्या मतलब कि जब हम सांद्र NaOH के जलीय विलयन में CO2 की अधिकतम मात्रा प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या मिलता है, खाने का सोडा प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, इसका हम लोग समीकरण लिखते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये कैसा रहेगा, जलीय विलयन होगा इक्वल, और वो किस रूप में होगा, सांद्र होगा। सांद्र NaOH लेंगे और इसमें क्या करेंगे, सांद्र NaOH में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की अधिकतम मात्रा प्रवाहित करेंगे। जैसे CO2 की अधिकतम मात्रा प्रवाहित करते हैं तो ये बन जाता है Na2CO3 में, किसमें बन जाता है, Na2CO3 और H2O। ये जो बनता है ये क्षणिक रूप के लिए बनता है। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जरूरत होती है, अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है। अधिकतम मात्रा उपस्थित होने के कारण ये जो सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है, ये पुनः क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है वो पुनः क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हमको क्या देता है, NaHCO3 प्रदान करता है। मतलब क्या हमको दे देता है, खाने का सोडा दे देता है, आप कह सकते हो बेकिंग पाउडर दे देता है। ये क्या बन गया, बेकिंग पाउडर बन गया। इसको आप संतुलित कर लीजिए, यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए, और 2 लगाने से कार्बन के ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और इधर 4 ऑक्सीजन है, कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो ऑक्सीजन देख लीजिए, इधर 2, 2, 4, इधर कितने हैं, 3, 1, 4, संतुलित है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बेकिंग सोडा के या बेकिंग पाउडर के बनाने की विधि को आप लोग लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं कि जब सांद्र NaOH के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब NaOH के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, ये सोडियम कार्बोनेट का क्या है, ये जलीय विलयन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा होने के कारण ये पुनः इससे क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके हमको क्या बना देता है, ये बेकिंग पाउडर बना देता है। क्या बना देता है, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा। तो बनाने की विधि भी आप ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, बनाने की विधि के बाद इसमें कह रहा है कि इनके 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण लिखिए समीकरण सहित। हमको रासायनिक गुण जो देना है उसका समीकरण भी बताना है। तो चलिए ठीक है, बनाने की विधि के बाद हम लोग चलिए इनके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर या सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। किस प्रकार होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में अल्प विलेय होता है।
क्या होता है, जो जल में अल्प विलेय होता है। मतलब कहने का मतलब अगर इसको जल में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से जल में क्या होगा, विलेय नहीं होता है। और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, अगर बेकिंग पाउडर को हम क्या करें, गर्म कर दे तो ये किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाता है Na2CO3 और जल में टूट जाता है। तो चलिए ठीक है, हम इसके क्या लिखते हैं, भौतिक गुण लिखते हैं सबसे पहले। तो हेड डाल दीजिए बेकिंग पाउडर के भौतिक गुण। बेकिंग पाउडर के भौतिक गुण, भौतिक गुण। ठीक, तो इसमें आप लोगों को दो प्रमुख गुण पूछा है, तो इसलिए दो ही लिखेंगे। इसमें पहला हम लोग लिख सकते हैं कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठोस होता है, जो ठोस होता है, जो जल में, जो जल में अल्प विलेय होता है, जो जल में अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है। मतलब बेकिंग पाउडर जो होता है जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है। दूसरा गुण लिख सकते हैं, इसका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसके ये क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए। अब हम लोग बेकिंग पाउडर के रासायनिक गुण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेकिंग पाउडर के रासायनिक गुण। बेकिंग पाउडर के रासायनिक गुण, बेकिंग पाउडर के रासायनिक गुण, बेकिंग पाउडर के रासायनिक गुण। तो चलिए ठीक है, बेकिंग पाउडर के रासायनिक गुण में हम लोग पहला गुण लिखते हैं। ये जो बेकिंग पाउडर है, अभी आपको पता है कि अगर इसको क्या करें, या कह सकते हो आप इसको गर्म कर दें तो क्या बना, क्या मिल जाएगा आपको। अगर इसको हम गर्म कर दें तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और किसमें, जल में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग गर्म करके देखते हैं। पहले लिखेंगे, पहले आप हिंदी लिख दो या आप पहले समीकरण ही लिख लो। मान लो, चलो ठीक है, बेकिंग पाउडर ले लिए NaCO3। अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर, गर्म करने, अगर इसको गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इससे क्या हो जाता है, जल बाहर हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो पहला गुण लिख लिया आप लोग। इसके समीकरण भी देना था आपको, उसमें देखे लिखा है कि दो रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए, मतलब उसको आपको समीकरण भी बताना है। इसमें आप लिख सकते हो कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर, इसमें लिख सकते हो बेकिंग पाउडर को, बेकिंग पाउडर को, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा जल देता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तथा जल देता है, सोडियम कार्बोनेट तथा जल देता है। देखिए, ये तो था इसका पहला रासायनिक गुण। इसमें दो रासायनिक गुण पूछा, दूसरा रासायनिक गुण देखिए आप लोग समझ लीजिए। दूसरा रासायनिक गुण है कि अगर इसका हम तन अम्ल के साथ क्रिया करा दें, क्या करें, इसका हम लोग तन अम्ल के साथ क्रिया करा दें, जैसे HCl हो गया, तन अम्ल ले लें, या H2SO4 ले लें। तो जैसे तन HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो ये हमको लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा, इससे हमको लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी। चलिए ठीक है, लिखते हैं हम लोग, यदि इसका, यदि
बेकिंग पाउडर की क्रिया, यदि बेकिंग पाउडर की क्रिया तनु अम्ल के साथ कराएं, तनु अम्ल के साथ होती है, तनु अम्ल के साथ होती है, तनु अम्ल के साथ होती है, तो वह लवण जल तथा CO2 गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है, CO2 गैस क्या होती है? मुक्त होती है। इसके लिए आप लोग समीकरण लिख सकते हो। बेकिंग पाउडर का फार्मूला आपको पता होगा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम लोग, इस समीकरण का ऊपर लिख देते, चलिए ठीक मिटा कर ही लिख देते हैं, इसको हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर समीकरण। समीकरण को ऊपर लिख देते हैं हम लोग, लिखते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका क्रिया कराएंगे हम लोग तनु, इसके साथ इसकी क्रिया हम करा रहे तनु HCl के साथ, इसके साथ करा दे रहे हैं तनु HCl के साथ। जैसे तनु HCl के साथ इसकी क्रिया होती है, ये क्या देता है? लवण देता है। लवण मतलब आपको परिभाषा बता ही दिए हैं, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। तो क्या बनाता है? लवण बना दिए, और क्या मिलता है हमको? जल मिलता है, H2O मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो ऐसे आप लोग इस समीकरण को आप लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूरा हो गया है। इसमें आप लोग रासायनिक गुण भी देख लिए, भौतिक गुण भी देख लिए, बनाने की विधि भी देख लिए, और अणुसूत्र भी देख लिए, और इसका रासायनिक नाम भी देख लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आएगा तो विस्तृत में पूछता है। 3 आपको बता दिए हैं, बेकिंग पाउडर, और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक विरंजक चूर्ण, जो तीनों आपके सिलेबस में है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में से आपको 100% एक ना एक आपको विस्तृत क्वेश्चन में आपको पेपर में अवश्य मिलेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। मतलब बताना है कि अगर जो कॉपर की छड़ है, अगर कॉपर की छड़ को हम सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर क्या करें, डाल दें, तो कुछ समय बाद विलयन का रंग बदल जाता है, मतलब बदलने का मतलब नीले रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों? इसको आपको बताना, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर बताना है। तो आपको पता होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। आपको पता होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब होता है जब किसी तत्व को उसके ऑक्सीकरण या अपचयन विभव के बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो उससे जो हमको प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको पता होगा कि जो ऊपर स्थित तत्व होता है अपने से नीचे स्थित तत्व को क्या करता है? उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित कर देता है तो उसके कारण क्या हो जाता है? विलयन का रंग बदल जाता है। तो आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग चलिए ठीक है लिखते हैं, अगर नहीं पता है तो आप लोग हम बता रहे हैं उसको आप बढ़िया से याद करिए, जो भी समस्या बताइए। चलिए ठीक है, हम लोग बताते हैं, लिखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित तत्व ऊपर स्थित तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को अपने से नीचे स्थित तत्व को अपने से नीचे स्थित तत्व को उसके 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 जलीय विलयन में उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। उसके जलीय विलयन में उसको विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिनमें उसको विस्थापित कर देता है। अतः
अतः कॉपर कॉपर का स्थान अतः कॉपर का स्थान अतः कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में अतः कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में अतः कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर स्थित है इसलिए कॉपर सिल्वर को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है और विलयन का रंग क्यूप्रस आयन के कारण कुछ समय बाद क्यूप्रस आयन के कारण कुछ समय बाद नीला हो जाता है। इसमें आप लोगों को इस प्रकार लिखना होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को उसके जलीय विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। अतः कॉपर का स्थान जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर की क्या है, ऊपर है। इसलिए क्या करता है, जो कॉपर है सिल्वर नाइट्रेट में या सिल्वर के जलीय विलयन में क्या करता है, उसको उसके विलयन से विस्थापित करता है, जिसके कारण उसका रंग बदल जाता है। तो आप लोगों को प्रश्न यही पूछा था, इसमें हम लोग चलिए ठीक है देख लेते हैं। जो कॉपर है, अगर कॉपर की क्रिया हम क्या करा दे रहे हैं, AgNO3 से, AgNO3 उसके जलीय विलयन होंगे। तो अगर AgNO3 से करा दे रहे हैं तो क्या होता है, ये जो कॉपर है उसको Ag को क्या करेगा, विस्थापित कर दे। क्योंकि अभी आपको बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सिल्वर है वो कॉपर से नीचे स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, Cu2 प्लस में, और ये क्या करेगा, NO3 2 माइनस हो जाएगा ना, NO3 माइनस हो जाएगा और Ag बाहर हो जाएगा। Ag क्या हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड कहना, क्यूप्रस आयन जो प्राप्त हुआ है, इसके कारण क्या होता है, इसका जो जलीय विलयन है कुछ समय बाद किसमें हो जाता है, नीले रंग में बदल जाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड 2025 में आया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, 2026 में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विलगित किया जाता है। मतलब बताना है कि कॉपर ग्लास जो अयस्क होता है, इसका फार्मूला था Cu2s। इससे हम लोग कैसे किसको अलग करते हैं, तांबे को, तांबा का मतलब कॉपर को कैसे हम लोग अलग करते हैं, हमको बताना है। तो आपको पता होगा अयस्क को साधारण करने की कई विधियां आपको बताई गई होंगी, पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और भी बहुत सारे बताएंगे, जैसे निस्तापन भर्जन आपको उस दिन बताए थे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे पृथक्करण किया जाता है। तो यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है किस प्रकार हम लोग उसको विलगित करेंगे, कैसे कर सकते हैं। तो कॉपर ग्लास जो होता है, कॉपर ग्लास को अगर हम क्या करें, वायु की उपस्थिति में गर्म करें, तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। आंशिक रूप से कहने का क्या मतलब, कि आंशिक रूप का मतलब होता है कम मात्रा में क्या होता है, इसमें ऑक्सीकृत हो जाता है। और जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो ऑक्सीकृत मात्रा और कॉपर ग्लास की बची हुई मात्रा,
आपस में फिर क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके हमको कॉपर या तांबा प्रदान करते हैं, मतलब अलग हो जाता है कॉपर या तांबा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉपर ग्लास को, कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास का फार्मूला होता है Cu2s, Cu2s। कॉपर ग्लास को वायु की उपस्थित, वायु की उपस्थित में गर्म करने पर, में गर्म करने पर, में गर्म करने पर आंशिक रूप से, आंशिक रूप से गर्म करने पर आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है, होता है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत ग्लास, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत ग्लास, ऑक्सीकृत कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास शेष बची हुई, शेष बची हुई, शेष बची हुई कॉपर ग्लास से क्रिया करके, शेष बची हुई कॉपर ग्लास से क्रिया करके, बची हुई कॉपर ग्लास से क्रिया करके, क्रिया करके कॉपर को विलगित कर देता है, कॉपर को, कॉपर को अलग कर देता है या विलगित कर देता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अलग या क्या लिख सकते हो, विलगित कर देता है, कर देता है। तो आप इसको बता सकते हो कि कॉपर ग्लास को अगर वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ऑक्सीकृत हुई मात्रा और कॉपर ग्लास की शेष बची हुई मात्रा पुनः आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, हमको कॉपर प्रदान कर देते हैं, मतलब तांबा प्रदान करते हैं। तो इसका हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अगर कॉपर ग्लास मतलब Cu2s को अगर क्या करें, वायु की हम लोग मात्रा में क्या करें, उपस्थिति में गर्म कर दें, गर्म कर दें तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है कॉपर डाइऑक्साइड में, और क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो हमको क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। अब इसको क्या करें, अगर इसकी नियंत्रित मात्रा को, मतलब कि इसकी कॉपर डाइऑक्साइड की जो मात्रा हमको आंशिक रूप से मिला है, कैसा होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है इसका, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण पर। तो अगर आंशिक रूप से जो ऑक्सीकृत हुआ है, अगर इसकी मात्रा और शेष बची हुई कॉपर ग्लास की मात्रा Cu2s ये है, अगर पुनः कि इनको हम क्या करें, एक साथ गर्म कर दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर प्राप्त हो जाएगा और SO2 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, SO2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग तांबे का क्या कर सकते हैं, तांबे का हम लोग इस प्रकार क्या कर सकते हैं, और उसका विलगित कर सकते हैं या उसका अलग कर सकते हैं उसके विलयन से। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं, कॉपर ग्लास को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर आंशिक रूप से उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। आंशिक रूप से ऑक्सीकृत कॉपर ग्लास शेष बची हुई कॉपर ग्लास से क्रिया करके कॉपर को अलग कर देता है या विलगित कर देता है। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसके बारे में हमको बताना है, और बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के हमको एग्जाम्पल बताने हैं दो। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसको समझिए। उभय का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, उभय का मतलब दो, जिसमें दोनों का गुण विद्यमान हो। जैसे आपको पता होगा कि उभयधर्मी का मतलब बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं
जिनमें अम्लीयता और क्षारीयता दोनों का गुण विद्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें क्या हो, जिनमें अम्लीयता व क्षारीयता दोनों के गुण पाए जाते हों, और क्या कर सकते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हम लोग लिख लें, वे धातु ऑक्साइड लिख लीजिए आप लोग, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जिसमें अम्लीयता के साथ साथ, अम्लीयता के साथ साथ, अम्लीयता के साथ साथ क्षारीयता का गुण भी विद्यमान हो, क्षारीयता का गुण भी, जिसमें अम्लीयता के साथ साथ क्षारीयता का गुण भी विद्यमान हो, अर्थात वे धातु ऑक्साइड, अर्थात वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार, जो अम्ल व क्षार दोनों से, अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, दोनों से क्रिया करते हैं, दोनों से क्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे धातु ऑक्साइड जिसमें अम्लीयता के साथ साथ क्षारीयता का गुण भी विद्यमान होता है, उन सबको हम क्या कहते हैं, वे धातु ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण, इसका उदाहरण होता है, आप लिख लो एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या लिख सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मतलब Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इसका एग्जांपल और भी बताना है तो उसको आप दूसरा लिख लीजिए, जिंक ऑक्साइड। क्या लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो आप लोग उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है इसको आप उदाहरण से जैसे समझा सकते हैं। वे धातु ऑक्साइड जिसमें अम्लीयता के साथ साथ क्षारीयता का गुण विद्यमान होता है, अर्थात वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं, उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, कारण सही समझाइए। मतलब हमको बताना है कि जो आयनिक यौगिक होता है उसके गलनांक उच्च क्यों होते हैं और उसका कारण भी बताना है। तो देखिए, आयनिक यौगिक आपको पता होगा कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत प्रबल शक्तिशाली बल के द्वारा होता है, और जब प्रबल शक्तिशाली बल होने के कारण वो आपस में क्या होते हैं, मजबूत बंध बनाते हैं, प्रबल बंध बनाते हैं, जिसको कारण उसको तोड़ने के लिए क्या होती है, हमको अधिक ताप देना पड़ता है। तो इसी कारण उसका गलनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि आयनिक यौगिक के अणुओं के बीच जो बांड पाया जाता है, जो बंध पाया जाता है, प्रबल होता है। इसके कारण उसको तोड़ने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है, अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है या अधिक ताप देना पड़ता है। इसलिए आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग उत्तर लिखते हैं। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक
के अणुओं के मध्य के आयनिक यौगिक के अणुओं के मध्य प्रबल 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 बंध या आबंध, आप कह सकते हो बंध या आबंध उपस्थित होता है। आबंध उपस्थित होता है, आयनिक यौगिक के अणुओं के मध्य प्रबल बंध या आबंध उपस्थित होता है, जिसके कारण उसे तोड़ने में अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिससे इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। जिसके कारण इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, कारण से बताइए। तो आप लोग लिखेंगे कि आयनिक यौगिक के अणुओं के मध्य प्रबल बंध या आबंध उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसको तोड़ने के लिए हमको अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिससे इसके हमको क्या होंगे, गलनांक व जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगले क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पढ़ते रहिए और भी बच्चों के पास शेयर करते रहिए। जो अलग अलग विद्यालयों में आप लोगों से जुड़े हुए हैं सबके पास शेयर करते रहिए। धन्यवाद।